नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी का स्वागत है यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इकोनॉमी एक्सप्रेस सीरीज में। इसका पर डे के बेसिस पर इवनिंग में 6 PM पर आपको वीडियो या लाइव आपको शो होता होगा। तो हम लोगों ने 2 सेशन इसमें कर लिए हैं और मैंने बिल्कुल बेसिक से अपनी बात को शुरू किया था। आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट रहा, तो हम लोग इसमें बहुत ही एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। आप टॉपिक का नाम लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, हम बहुत एडवांस लेवल तक उन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अपने सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं इकोनॉमी सेगमेंट को लेकर के, इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, हम बिल्कुल स्क्रैच से उनको एडवांस तक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जिस दिन तक हम डिस्कस करेंगे, करंट का जो सिनेरियो ऑटोमेटिकली हम लोग उसको क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का सजेशन आया था कि सर पहले क्वेश्चन दिखा दिया करिएगा, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्न आज का। तो सबसे पहली बात देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बैंक दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैंक रेट। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला ऑप्शन है इट इज करेंटली अलाइंड विद एमएसएफ रेट, कि यह वर्तमान में एमएसएफ दर के साथ संरेखित है। तो आपको बताना है, कल के सेशन में मैंने ये पहला जो स्टेटमेंट है आपको डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा है इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग बाय द बैंक्स। इसका उपयोग बैंकों के द्वारा दीर्घकालिक उधार के लिए होता है। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है इट इज अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यह मौद्रिक नीति का उपकरण है। अभी के 2 सेशन अगर लिए हैं ना आपने, पहला और दूसरा सेशन, उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को गैस भी कर सकते हो या इसका आंसर बता भी सकते हो। तो 2 स्टेटमेंट तो आपके सीधे सीधे 2 लेक्चर अगर आपने लिए हैं तो वहाँ से आपके रीच में होंगे। मैंने सीधा सीधा अगर आप देखोगे कि बैंक रेट, मैंने टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कल डिस्कस किया था या मौद्रिक नीति के उपकरण बताए थे। और टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने बैंक रेट को भी एक मौद्रिक नीति का उपकरण बताया था। अगर आपको याद हो, मैंने एक लंबा सा चार्ट बनाया था, उसमें बताया था कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, बैंक रेट, इसके अलावा जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, ये सब जो हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और कौन से टूल्स बोले जाते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर आते हैं। कौन से टूल्स के अंदर आते हैं, तो मात्रात्मक उपकरणों का हिस्सा होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो अगर आप देखोगे कल वाले से ही आपका जो है बैंक रेट इज द टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब 2 स्टेटमेंट अगर आप देखिएगा, इट इज करेंटली अलाइंड विद एमएसएफ रेट, कल मैंने ये भी आपके साथ में डिस्कस किया था। और मैंने बताया था कि क्या डिसाइड हुआ है कि रेपो रेट से मैं अगर आप क्या कर दीजिएगा 25 बेस पॉइंट या 0.25% को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, बैंक रेट। और बैंक रेट और एमएसएफ रेट क्या होता है, इक्वल होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, बैंक रेट इज करेंटली अलाइंड विद एमएसएफ रेट, यह वर्तमान में एमएसएफ दर के साथ संरेखित है। संरेखित होने का मतलब है, अलाइंड होने का मतलब है कि बोथ आर गोइंग इक्वल, कि दोनों जो है एक जैसे, एक ही बराबर स्थिति में हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये भी क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब अगर आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि बैंक रेट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बाय द बैंक्स। इस चीज़ को हमें क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहली बार अगर आप देखोगे कि बैंक रेट होता क्या है, तो सिंपल से लैंग्वेज में आपको याद रखना है कि आरबीआई क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है किसको, कमर्शियल बैंक्स को। अब लोन प्रोवाइड कर रहा है कमर्शियल बैंक्स को या वाणिज्यिक बैंकों को, ऋण दे रहा है या लोन दे रहा है, कितने पीरियड के लिए, मोर देन 14 डेज, 14 दिन से ज़्यादा दिन के लिए। जब भी आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है या ऋण देता है तो इस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्पोज करेगा, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही क्या बोला जाता है, बैंक रेट बोला जाता है। तो क्या कहोगे कि द इंटरेस्ट रेट ऑन विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर द 14 डेज और लॉन्ग टर्म पीरियड, दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाए, तो इसे ही क्या बोला जाता है, बैंक दर बोला जाता है। तो कल आपने रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, उसमें मैंने क्या बताया था, शॉर्ट टर्म पीरियड 2 to 14 डेज और अप टू 14 डेज, कि 14 दिन तक के लिए अल्पकालिक अवधि के लिए जो है जो लेन देन हो रहा था उससे रेपो और रिवर्स रेपो में आ रहा था। और आप देखोगे 14 दिन से ज़्यादा के लिए जैसे ही ऋण उपलब्ध करवा रहा है आरबीआई किसको, बैंक्स को, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं बैंक दर बोल रहे हैं, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। तो 14 दिन से ज़्यादा या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए दे रहा है तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैंक दर। अगर आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है,
तो दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बाय द बैंक्स, कि यह जो बैंक दर है इसका उपयोग बैंकों द्वारा दीर्घकालिक उधार के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से हमें ये स्टेटमेंट भी क्या देखने को मिल रहा है, सही देखने को मिल रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट अगर आप देखोगे कि बैंक दर और एमएसएफ दर हमेशा अलाइन देखने को मिलते हैं, हमें जो है इक्वल होते हैं। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में यूज होता है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी का या मौद्रिक नीति का क्या है, एक उपकरण है। तो इस तरह से तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही हैं। तो आंसर क्या होगा, डी आंसर हमें यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन मतलब कल का जो लेक्चर अपन ने लिया था उसमें डिस्कशन हमने जो किया उससे हमारा सीधा आउटपुट निकल के आ गया इस क्वेश्चन का। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी का क्लियर होगा। अपना जो है कोई भी डाउट यदि आता है कमेंट में आप बता दीजिएगा। अगर आपको सही लग रहा है तो उसको भी आपको कमेंट में एक्सप्रेस जरूर। अगर आपने सेशन पूरा देख रहे हैं तो उसके बाद एक कमेंट आप एज अ मतलब फीडबैक, आपका कमेंट जो आता है उसका होना जरूरी है। अब अगली बात देखिएगा कि सेकंड क्वेश्चन जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में नकद आरक्षित अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिएगा, विचार करिएगा। यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जो इंडिया में जो है उसके संबंध में हमें स्टेटमेंट्स में क्या करना है, विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट बैंक्स मस्ट मेंटेन एज कैश विद आरबीआई। सीआरआर वह प्रतिशत है जो बैंकों को अपनी शुद्ध मांग एवं समय देयताओं को आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना होता है। दूसरा स्टेटमेंट है एज ऑफ जनवरी 2026 द करेंट सीआरआर इज 3%। जनवरी 2026 तक वर्तमान सीआरआर 3% है। तीसरा स्टेटमेंट दे के रखा है कि बैंक्स अर्न इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट मेंटेन्ड अंडर सीआरआर। सीआरआर के अंतर्गत जो भी राशि जमा करके रखते हैं बैंकों को उस पर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया है तो जिन लोगों को सीआरआर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सीआरआर के बारे में आपको जानकारी है, तो एक कमेंट करिएगा कि ये सीआरआर जो है, ये स्टेटमेंट सीआरआर को लेकर के कितने सही हैं या सभी सही हैं, या आप जो है आंसर जरूर बताइएगा। अब जिन लोगों को सीआरआर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आप परेशान नहीं होना है। सबसे पहले बेटा ये समझते हैं कि सीआरआर होता क्या है। तो सीआरआर का सिंपल सा मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। इकोनॉमी का सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इसमें देखने में चीज़ें बहुत जटिल या कॉम्प्लेक्स लगेंगी, लेकिन आपको उनको क्या करना है, ब्रेक डाउन कर लेना है। उनको क्या है, जैसे ही आप तोड़ लोगे तो आप चीज़ों को जो है आसानी से क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। तो नकद आरक्षित या नकद जमा अनुपात। अब देखो यहाँ सबसे पूरा जो लिखा हुआ है सीआरआर, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्या देखने को मिल रहा है, रिजर्व, यानी कि जमा। मतलब कहीं पे जमा करने की कुछ बात हो रही है। रेशियो मतलब एक तरीके से कुछ ना कुछ परसेंटेज में जमा करने की बात हो रही है। और किस रूप में जमा करने की बात हो रही है, नकद के रूप में। तो हमारे यहाँ नियम है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कि जितने भी इंडिया में शेड्यूल बैंक या अनुसूचित बैंक भारत में संचालित हो रहे हैं, तो भारत में संचालित होने वाले हर एक अनुसूचित बैंक को अपने एनडीटीएल का मतलब है कि उनके पास में जो भी नेट कस्टमर डिपॉजिट है या शुद्ध ग्राहकों की जो जमाएं हैं, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी यानी कि जो है शुद्ध मांग समय देयता, इस एनडीटीएल का क्या करना होता है, कुछ प्रतिशत नकद के रूप में, कैश के फॉर्म में किसके पास जमा करके रखना होता है, विद आरबीआई, यानी कि किसके पास में जमा करके रखना होता है, आरबीआई के पास में रखना होता है। तो आपको सीआरआर को मान लीजिएगा डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे कि भारत में संचालित होने वाले प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करके रखना होता है। तो आप क्या बता सकते हो कि एवरी स्केड्यूल्ड बैंक इन इंडिया हैज़ टू रिजर्व सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स एनडीटीएल विद आरबीआई इन कैश फॉर्म, ओनली इन कैश फॉर्म। केवल किस रूप में, तो केवल और केवल नगद के रूप में। अब देखो जरा कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो कि ये लिखा हुआ है सीआरआर इज द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट बैंक्स मस्ट मेंटेन एज कैश विद आरबीआई। कि सीआरआर वह प्रतिशत है जो बैंकों को अपनी शुद्ध मांग एवं समय देयताओं का आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना होता है। तो अभी आपने सीआरआर का बेसिक कंसेप्ट समझा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया।
अब दूसरी बात ये समझिएगा कि ये जो आरबीआई के पास पैसा जमा कर रहे हैं बैंक सीआरआर के रूप में, तो जब भी ये जमा कर रहे हैं तो क्या आरबीआई इनको कोई इंटरेस्ट देगा? तो आरबीआई इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। ये बात आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आरबीआई सीआरआर पर इंटरेस्ट देता है, आरबीआई सीआरआर पर इंटरेस्ट नहीं देता है, रिवर्स रेपो रेट पर इंटरेस्ट देता है, कल मैंने आपको बताई थी, एसडीएफ पर इंटरेस्ट देता है, लेकिन सीआरआर पर आरबीआई कोई भी ब्याज उपलब्ध नहीं करवाता है बैंकों को। इस चीज़ को याद रखना है। भले ही इन्होंने नगद के रूप में, कैश के रूप में आरबीआई के पास में ये पैसा जमा करके रखा है, लेकिन आरबीआई इस पर बैंकों को कोई भी ब्याज नहीं देता है। स्टेटमेंट पढ़िएगा कि बैंक्स अर्न इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट मेंटेन्ड अंडर सीआरआर, सीआरआर के अंतर्गत रखी गई राशि पर बैंकों को ब्याज मिलता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ब्याज नहीं मिलता है। ये आपने अभी क्या कर लिया है, इसको अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है कि बैंकों ने सीआरआर के अंतर्गत जो भी पैसा जमा किया है उस पैसे पर आरबीआई जो है उन्हें किसी भी तरह का इंटरेस्ट या ब्याज उपलब्ध नहीं करवाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, करंट का मामला है। अगर आप करंट अफेयर पे फोकस बनाए रखते हो कि एज ऑफ जनवरी 2026, जनवरी 2026 में द करंट सीआरआर इज 3%। जनवरी 2026 तक वर्तमान में सीआरआर की दर कितनी है, 3% है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि वर्तमान समय में या आज की डेट में सीआरआर या कैश रिजर्व रेशियो कितना है, 3% है। इस बात का मतलब ये है कि बैंकों के पास जो शुद्ध ग्राहकों की जमाएं हैं, जैसे मान लो किसी बैंक के पास में ग्राहकों का 100 करोड़ रुपया एनडीटीएल के रूप में क्या है, जमा है, तो ये एनडीटीएल का कितना, 3% आज की डेट में। तो 100 करोड़ का 3% कितना होगा, 3 करोड़ रुपया इस बैंक को क्या करना होगा। मान लो पंजाब नेशनल बैंक का 100 करोड़ रुपया आज की डेट में एनडीटीएल है, तो इस पंजाब नेशनल बैंक को अपना 3% यानी कि 3 करोड़ रुपया कहाँ रखना होगा, आरबीआई के पास में रखना होगा नगद के रूप में। और आरबीआई इस पर क्या नहीं करेगी, किसी भी तरह का ब्याज या इंटरेस्ट नहीं देगी। इस चीज़ को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये 3% का मतलब समझ पाए, सीआरआर को मेंटेन करने का मतलब कि कस्टमर के जो भी नेट डिपॉजिट हैं बैंक के पास में, चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो चाहे डिमांड डिपॉजिट हो। आगे हम जब फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक का एक आध क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे ये बताएंगे ये होता क्या है, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, उसको मैं डिस्कस करूँगा। आप इससे परेशान नहीं होना। अभी सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझ लीजिएगा कि ग्राहकों का जो निवल पैसा जमा है या शुद्ध पैसा जमा है या नेट डिपॉजिट ऑफ कस्टमर है, उस डिपॉजिट का कितना परसेंट आज की डेट में सीआरआर है, 3% है। आरबीआई इस पर कोई भी ब्याज नहीं देता है। अब इस हिसाब से देखा जाए, अपने ऑप्शन से अगर देखोगे तो पहला ए आंसर ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा। ए आंसर ही बेटा हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलेगा। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, सीआरआर इज द परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक्स मस्ट मेंटेन एज सच विद आरबीआई, कि सीआरआर वह प्रतिशत है जो बैंकों को अपने एनडीटीएल का आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना होता है। और 2026 में अभी सीआरआर कितना है, 3% है। और बैंक जो है जो भी पैसा रखते हैं सीआरआर पर, उस पर उन्हें कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। इसमें लिखा है ब्याज मिलता है, ब्याज नहीं मिलता है। इस चीज़ को क्या रखना है, आपको याद रखना है। चलिएगा, सीआरआर का कंसेप्ट आप जो है बेसिक कंसेप्ट इसको बिल्कुल क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कि सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एसएलआर रिक्वायर्स बैंक्स टू मेंटेन अ परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल इन लिक्विड एसेट्स लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड और कैश। एसएलआर बैंकों को एनडीटीएल का 1% सरकारी प्रतिभूति, सोने या नगद जैसे तरल परिसंपत्तियों में रखने की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में जनवरी 2026 में करंट एसएलआर इज 18%। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बैंक्स कैन अर्न इंटरेस्ट रिटर्न्स ऑन दी एसएलआर एसेट्स। मतलब ये लिखा हुआ है कि बैंक जो है वो एसएलआर को मेंटेन करके पैसा कमा सकते हैं, ब्याज वगैरह। ये 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जैसे हमने सीआरआर का क्वेश्चन किया था। तो सबसे पहली बार जिन लोगों को पता है एसएलआर क्या होता है, आपने एसएलआर पढ़ के रखा है, तो इस क्वेश्चन का पहले जवाब दो कि इसका आंसर क्या होगा। इससे हमें आइडिया लगेगा कि आप जो है कितना पढ़ के रखे हैं। तो जल्दी से आप जो है कमेंट जरूर करना है कि इसका आंसर क्या है। अगर आपने लाइव नहीं देख रहे हैं, प्रीमियम में नहीं देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो स्किप नहीं करना है क्वेश्चन को। अगर पढ़ के रखा है तो आपको पता होना चाहिए आप कितने पानी में हैं।
सिंपल है बहुत ही, इसको एक बार जवाब देने की कोशिश करो। आई होप आपने अब आंसर, या पॉज करके आपको आंसर जरूर बता के जाना है सभी लोगों को। अब हम लोग देखते हैं, पहले सबसे पहले समझते हैं कि एसएलआर होता क्या है। तो एसएलआर का सिंपल सा फुल फॉर्म आपको पता चल गया है कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि ये क्या है, सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात। अब देखो कि जैसे हमने सीआरआर समझा था, और सीआरआर में बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि सीआरआर में मैंने ये बताया था कि इंडिया में कोई भी बैंक ऑपरेट हो रहा है, उस बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत कहाँ रखना होता है, आरबीआई के पास में, और किस रूप में रखना होता है, केवल और केवल कैश के रूप में, यानी कि नगद के रूप में। और आरबीआई इस पर कोई भी क्या नहीं करती है, ब्याज नहीं देती है, ये बताया था। एसएलआर में आपको क्या याद रखना है कि इंडिया में जितने भी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ऑपरेट हो रहे हैं, उन सभी बैंकों को अपने एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंटेज कहाँ क्या करना होता है, रिजर्व करके रखना होता है। कहाँ पर, आरबीआई के पास नहीं, खुद के पास, स्वयं के पास। कहाँ, स्वयं के पास क्या करके रखना होता है, रिजर्व करके रखना होता है। अब स्वयं के पास रिजर्व करके रखना होता है तो भाई किस किस फॉर्म में रिजर्व करके रखना होता है। अगर खुद के पास रिजर्व करके रखवा रहे हो आप, तो किस किस फॉर्म में रिजर्व करके रखना होता है। एक तो जो है कैश के फॉर्म में रिजर्व करके रखना होता है, यानी कि नगद के रूप में। दूसरा जो है कैश के अलावा आप जो है गोल्ड यानी कि सोने के रूप में रख सकते हो, या आप सरकारी प्रतिभूति यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जीसैक के रूप में रख सकते हो। कैश तो आप लोग जानते हो, नगद तो नगद है, सोना तो सोना है। सरकारी प्रतिभूति क्या होती है, तो ऐसे समझिएगा बॉन्ड है, या जैसे आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का नाम सुना हो, या किसान विकास पत्र का नाम आपने सुना हो, या आपने डिवेंचर्स का नाम सुना हो। तो ऐसे दस्तावेज या प्रमाण पत्र जिनके माध्यम से सरकार बाजार से धन को एकत्रित करती है या मार्केट से फंड को कलेक्ट करती है, तो वैसे दस्तावेज या प्रमाण पत्र को ही हम लोग सरकारी प्रतिभूति कहते हैं। और सिंपल सी लैंग्वेज में सिक्योरिटी क्या होता है, सच डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स थ्रू विच फंड इज कलेक्टेड फ्रॉम द मार्केट इज नोन एज सिक्योरिटी। कि ऐसे दस्तावेज या प्रमाण पत्र जिनकी सहायता से बाजार से धन को एकत्रित किया जाता है या फंड को एकत्रित किया जाता है, उन्हें प्रतिभूति कहा जाता है। और सरकार द्वारा जारी की जाने वाली, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जारी की जाने वाली, राज्यपाल के हस्ताक्षर से जारी की जाने वाली जो सिक्योरिटी है या प्रतिभूति हैं, उन्हें सरकारी प्रतिभूति बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो यहाँ देखो आप क्या कर रहे हो, बैंक अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज कहाँ रख रहा है, आरबीआई के पास नहीं, खुद के पास में। किस रूप में, या तो कैश में, या गोल्ड में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है। अब जरा ये बात समझिएगा कि पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एसएलआर रिक्वायर्स बैंक्स टू मेंटेन अ परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल इन लिक्विड एसेट्स लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड और कैश। कि एसएलआर बैंकों को एनडीटीएल का 1% सरकारी प्रतिभूति, सोने या नगद जैसे तरल परिसंपत्तियों में रखने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट पहले देखते हैं। बैंक्स कैन अर्न इंटरेस्ट और रिटर्न्स ऑन एसएलआर एसेट्स। जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो एसएलआर परिसंपत्तियों पर बैंकों को ब्याज अथवा रिटर्न मिल सकता है। अब इस बात को जरा ध्यान से समझो कि बैंक अपने पास, खुद के पास रखे है रिजर्व करके, मतलब इसकी लैंडिंग नहीं कर सकता या इसको ब्याज पे, उधारी पे नहीं बांट सकता है। लेकिन अगर बैंक ने मान लीजिएगा 3 करोड़ रुपया का उसे मान लीजिएगा एसएलआर को मेंटेन करना पड़े, या मान लीजिएगा 10 करोड़ रुपया का उसे एसएलआर को मेंटेन करना है। अब वो एसएलआर या तो नगद के रूप में मेंटेन कर सकता है, या गोल्ड के रूप में कर सकता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब बैंक ज़्यादातर क्या करते हैं, या तो ये पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, या ये पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जैसे आप देखो, मान लो एक बैंक ने आज की डेट में क्या किया है, सोने में निवेश कर दिया है और गोल्ड के भाव बढ़ रहे हैं, तो बैंक प्रॉफिट अर्न होगा कि नहीं। आज मान लो इसने 10 करोड़ का गोल्ड खरीदा है, 10 दिन बाद गोल्ड के भाव बढ़ गए, इसने क्या कर लिया, उससे प्रॉफिट कमा लिया। या इसने 10 करोड़ रुपया से सरकारी प्रतिभूतियों को परचेज कर लिया या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर लिया, तो इससे भी क्या हो गया, कहीं ना कहीं इससे जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे ही मैच्योर हो जाएगी तो उससे ये क्या कर लेगा, कहीं ना कहीं बेनिफिट को अर्न कर लेगा। इस चीज़ को आपको क्या रखना है, कहीं ना कहीं ध्यान रखना है।
अब बात ये समझना है कि तीसरा स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि बैंक्स कैन अर्न इंटरेस्ट रिटर्न ऑन एसएलआर, बिल्कुल हाँ, बैंक इससे पैसा कमा सकते हैं, ये बात सही लिखी हुई है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है एज ऑफ जनवरी 2026 द करेंट एसएलआर इज 18%। जनवरी 2026 में वर्तमान समय में एसएलआर कितना है? 18%। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं? सही देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3, ये हमें क्या देखने को मिलेगा? राइट आंसर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। इस चीज़ को क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो आपने कल और आज के लेक्चर को मिला के, और एक लेक्चर मैंने और ले चुका हूँ, तो आज हमारा सीरीज का 3rd लेक्चर था। अगर आपको याद हो कि इस सीरीज में जो आप हमारे साथ में इकोनॉमी एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, ये आज अपना लेक्चर नंबर कितना था? 3 था। अब आज के लेक्चर तक अपन लोग क्या क्या समझ चुके हैं? तो हम बेसिक आरबीआई का फंक्शनिंग को समझ चुके हैं। हमने मॉनेटरी पॉलिसी के कल के लेक्चर में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको डिस्कस किया था। सीआरआर और एसएलआर को क्या कर चुके हैं? आप समझ चुके हैं। तो इतनी चीज़ों में आप क्या होंगे? कंफर्टेबल होंगे। क्वेश्चन को भी हमने क्या कर लिया? देख लिया है। और ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। बस मैंने क्या कर दिया है वहाँ पे? बस डिजिट चेंज कर दिया है कि जैसे अगर आप यहाँ ऑप्शन में देखोगे कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है? नंबर को क्या कर दिया है? बदल दिया है, बस, और कुछ नहीं किया क्वेश्चन में। जैसे सीआरआर अभी कितना 3% चल रहा है, ऐसा मैंने क्या कर दिया? चेंज, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। क्वेश्चन ये आपके पीवाईक्यू हैं, और जैसे जैसे हमारा एग्जाम का स्टैंडर्ड ऊपर चलता चला जा रहा है या एग्जाम का लेवल ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे हम उसी डायरेक्शन में आपको क्वेश्चन लेके आएंगे। ये मेरी पक्की गारंटी है। आप इसको बिल्कुल निस्फिक्र रखिएगा, क्योंकि एग्जाम की, कोई भी एग्जाम की सबसे बढ़िया तैयारी होती है कि आप एग्जाम का नेचर समझते हो और उससे एक कदम पहले अपनी या एक कदम आगे की तैयारी रखें, तो ही आप एग्जाम में क्या कर सकते हो? मेरिट लिस्ट में अपना नाम बढ़ा सकते हो। नहीं तो फिर एग्जाम को आप क्वालिफाई करना भूल जाइएगा। फिर बार बार जो है वो साइकिल में क्या हो जाएंगे? विशियस साइकिल में, एक तरीके से दुष्चक्र में फंस के रह जाओगे। अब इसके साथ ही एक बात और है कि अगर आप तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तैयारी को धार देना चाहते हैं, तो हमारी पूरी टीम, जैसे कि मैं आपको अभी इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, या निर्मेश सर के साथ आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, या योगी सर के साथ आप करंट पढ़ते हैं, सुमित सर के साथ हिस्ट्री पढ़ते हैं, विपुल सर के साथ आप पॉलिटी पढ़ते हैं, विवेक सर के साथ हिंदी पढ़ते हैं, तो ये पूरी टीम मतलब बहुत शानदार टीम है अपने आप में। तो अगर आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बेहतर करना चाहते हो, तो आप हमारा एक प्रॉपर कोर्स को भी क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जैसे आरंभ 17.0 जो एक फाउंडेशन कोर्स है, इसमें अभी एडमिशन्स ओपन है, आप इस कोर्स को देख सकते हो। इसके अलावा आपको सीधा क्या करना है? हमारी वेबसाइट स्टडी IQIAS, इस पर विजिट करना है, और इस पर जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर हमारे और भी जो कोर्सेस हैं, फ्लैगशिप कोर्सेस हैं, उनके बारे में भी आपको क्या मिल जाएगी? इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। करना क्या है? अगर आप फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है, कॉल कर लीजिएगा 9289996921, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हमारा कूपन कोड RJT Live, इसको यूज करेंगे। इससे आपको उस समय जो भी बेस्ट ऑफर चल रहा होगा उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। क्लास के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप सिविल सेवा की क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, या दूसरे एग्जाम्स को भी, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा स्टडी IQ के साथ। थैंक यू।